हाय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज करेंगे और मतलब थोड़ा सा और उसको बेटर तरीके से देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता था क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चार्ज की वजह से जो रीजन क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसको हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के साथ लिंक हो, किसी एरिया के साथ मैं इनको लिंक कर दूं, कुछ जोड़ दूं किसी एरिया के साथ, तो जो नई क्वांटिटी बन के आएगी उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये और यहां पर आप एक ड्रॉ करते हैं एरिया। अब इस एरिया से, जो ये एरिया ड्रॉ हुआ है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक नया कंसेप्ट है, बस आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का एक अलग तरीका है, अलग ढंग है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का एक दूसरा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कुछ इस तरह है। अब क्या है, हम कुछ भी एरिया ड्रॉ कर लेते हैं और उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस करे, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से एसोसिएटेड है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आपको पता होगा। अभी हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला आपने इसका देखा था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। 5 से डिनोट करते हैं इसको। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है E, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E डॉट S। S क्या है? S है एरिया वेक्टर। S वेक्टर, एरिया वेक्टर। आपको पता होगा एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर बोलते हैं जिसको। तो ये आप कह सकते हैं। इसको फर्दर अगर हम देखेंगे तो फाई किसके इक्वल होगा? आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। तो ये किसके इक्वल होगा? E S मीन्स एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। याद रहे, एरिया वेक्टर बोला है मैंने, नॉट एरिया। डिफरेंस आपको पता होगा, मैं वो भी बता चुका हूं। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? व्हेन सरफेस इज यूनिफॉर्म विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अभी मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये कि लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कुछ इस तरह है। अब हमने एक ड्रॉ किया एक एरिया कुछ इस तरह से। आप समझ पा रहे होंगे कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसको अगर आप ऐसे समझेंगे, देखिए ये ऐसे, ये इसको क्रॉस करके ऐसे निकली है, सिमिलरली ऐसे। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब क्या है, ये इसको परपेंडिकुलरली इसको कट करिए से पास हो रही है। तो हम कह सकते हैं, पहले ये देखिए कि ये जो मैंने सरफेस बनाया है, ये वाला सरफेस जो है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसकी होगी, इसके आउटवर्ड नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, ये होगी। तो यहां पर देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आप एंगल देख पा रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो व्हाइट कलर से मैंने शो किया है, और ये जो पर्पल कलर से है ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ये रहा एस वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो एंगल है ये वाला, ये 0 डिग्री है। ये इधर, दोनों इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर आप फ्लक्स लगाएंगे तो फ्लक्स डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं E इंटू एस, ई डॉट एस, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना लेंगे यहाँ पर? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके बीच का एंगल 0 है, तो ये 0 ले लेंगे, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। तो ये डायरेक्टली आ गया फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। चलिए, ये फॉर्मूला तो तब था जब आपका जो एरिया वेक्टर है उसकी आप देखेंगे डायरेक्शन, जो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन मतलब आप कह सकते हैं सेम है। फॉर एग्जांपल, इधर आप देखिए, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी 0 डिग्री बन रहा है,
इधर भी 0 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, मान के चलिए आपके पास कुछ ऐसा है कि लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा सरफेस है, ठीक है, या फिर एब्सर्ड सा सरफेस है, मतलब कि रेगुलर नहीं है। अब वहां पर क्या है, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से यहाँ पर इस रीजन में ऐसे, अब ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं कहीं पे अलग अलग एंगल बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि फ्लक्स आप यहाँ पर निकालेंगे। तो फ्लक्स का एक चीज मैं यहाँ बता दूं, जैसे कि ये चीज जो मैंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, व्हेन सरफेस इज यूनिफॉर्म विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हर जगह जो एंगल है वो सेम आपको दिख रहा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एक अजीब सी उबड़ खाबड़ सी बॉडी है जहां पर, या फिर सरफेस है जहां पर आप एक एंगल नहीं देख पाएंगे, मतलब कहीं पर कुछ एंगल बन रहा होगा, कहीं पर कुछ एंगल बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का, तो वहां पर आप फ्लक्स जो निकालेंगे वो ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉस थीटा की एक वैल्यू चाहिए ना। जैसे यहाँ हमको 90 डिग्री दिख रहा है, वो आई मीन 0 डिग्री दिख रहा है, ये तो 0 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ हर जगह पे 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री हर जगह पे नहीं है। तो इस फॉर्मूले में कौन सा थीटा पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो हमारा ज्यादा वर्क करेगा नहीं यहाँ पर, मतलब हमको रिजल्ट देगा ही नहीं करेक्ट यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि जो फाई होगा वो आप ऐसे नहीं निकालेंगे, वो आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं हम। देखिए, वो आप ऐसे निकालेंगे कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल या फिर छोटे छोटे रीजन से मिलके बनी है, बहुत छोटे छोटे ऐसे, है ना। अब देखिए, अब कोई सा भी आप छोटा सा रीजन उठाइए, फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम कर रहा हूं, मान के चलिए ये, है ना, यहाँ पर, तो ये है बहुत छोटा सा। अब ये बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एंगल इसके साथ बना रही होगी, मतलब यहाँ पर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रही होगी एकदम, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया, एक छोटा सा रीजन मान लिया और उसका एरिया, इस पूरे का एरिया तो हम एस बोलते हैं, है ना, एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसका एरिया, एस से। इस पूरे का एरिया मैंने मान लिया एस यहाँ पर, और इस छोटे से का एरिया, इसका एरिया कितना बोला मैंने, इसका एरिया मान लेते हैं डीएस, ठीक है, डीएस। अब ये डीएस क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है क्वांटिटीज जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने ई लिख दिया, एस लिख दिया, वो तो आप कह सकते हैं पूरा एरिया, यहाँ पर एस जो था या पूरा एरिया था। लेकिन अगर मेरे को छोटा सा एरिया कंसीडर करना है तो वहां मैं लिखता हूँ डीएस। डी मतलब आप कह सकते हैं बहुत छोटा कुछ हो, बहुत ही ज्यादा छोटा, तो उसको हम बोलते हैं डीएस। तो आप यहाँ देखिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया, अगर मैं छोटे से एरिया की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डीएस। अगर मैं इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स लिंक है उसकी अगर बात करूं तो उसको मैं लिखूंगा डी फाई, राइट। और अगर कुछ भी आप बोल सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एक्स से या फिर एस से, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो उसको हम लिखते हैं डी एस से या फिर डी एक्स से, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा है कि dx यहाँ पर, आप ds यहाँ पर कह सकते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को इस पूरी बॉडी का फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इस पूरी बॉडी से फ्लक्स कितना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस छोटे से के लिए कितना है, इस छोटे से के लिए कितना है, इस छोटे से के लिए कितना है, हर एक छोटे छोटे रीजन का मैं फ्लक्स कैलकुलेट करके सबको अगर जोड़ दूं तो मेरे को पूरी बॉडी का फ्लक्स मिल जाएगा। तो अगर मैं कोई सा भी एक छोटा सा रीजन ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यही वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला, तो इसकी बात करते हैं। इस छोटे से रीजन में छोटा सा जो एरिया है इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक है वो देखिए, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो है उसको हम डी फाइव से बोलते हैं, डी फाइव। मैंने अभी बताया था जब फ्लक्स जब पूरी बॉडी के लिए लिंक हो उसको हम फाइव बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा रीजन के लिए जो हम फ्लक्स निकालेंगे उसको हमने नाम दिया डी फाइव। तो किसके इक्वल होगा, ई डॉट, पहले हम एस लिखते थे, यहां हमने एस लिखा, लेकिन एरिया हमको छोटा लेना है, वो क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, राइट। अब आप बोलेंगे हमने डीई क्यों नहीं लिखा, डीई भी तो लिख सकते थे। ऐसा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, लेट सपोज 100 न्यूटन पर कूलम है,
तो 100 न्यूटन पर कूलम यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो वही है, हम एरिया छोटा सा लिख रहे हैं इसलिए हमने लिखा ds, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मतलब ये एक खुद में एक फॉर्म है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी फाई मतलब छोटा सा जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है उस रीजन के साथ, उस रीजन का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है वो है वो, ठीक है। तो ये था। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, देखिए ये पिछला वाला फॉर्मूला तो आपने जैसे कि तब यूज किया व्हेन सरफेस इज यूनिफॉर्म विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला कब यूज करेंगे आप, जब सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो। अच्छा एक चीज और, ये डी फाई जो है वो छोटे से रीजन का है, इस रीजन का फ्लक्स है। अब हमको हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस तो पूरी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पूरी बॉडी का निकालना था। तो यहाँ पर हम पूरी बॉडी का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इस छोटे से रीजन का जो फ्लक्स इस छोटे से रीजन से लिंक है उसको हमने नाम दिया डी फाई, राइट। डी फाई इस जो एरिया वेक्टर से जो फ्लक्स लिंक है वो है डी फाई। लेकिन हमको इस पूरी बॉडी का निकालना है तो वो कितना होगा, वो तो फाई होगा। अब फाई इस जो पूरी बॉडी से लिंक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था छोटे से रीजन का होगा, इतने से का होगा, जो यहाँ पर है जो मैं व्हाइट से बना रहा हूँ इतने से का होगा तो उसको हम बोलेंगे डी फाई, और इस पूरी बॉडी का होगा तो उसको हम बोलेंगे फाई। तो हमको तो फाई निकालना था पूरी बॉडी का। तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर ये जो डी फाई है, ये डी फाई को देखिए, इससे लिंक है, इससे लिंक है, इस एरिया से इस एरिया, इन सभी एरिया से जितने भी डी फाई लिंक है, जितने भी एलिमेंटल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, उन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हम पे पूरी बॉडी का आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे कैसे उसको, तो एक जो ऑपरेशन हम जो जोड़ते वक्त करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं कि जैसी हमको फाई फाई मतलब पूरी बॉडी से जो फ्लक्स लिंक है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम इन सभी डी फाई को, इसको लेट सपोज इसको डी फाई 1 बोल दीजिए, इसको डी फाई 2 बोल दीजिए, इसको डी फाई 3 बोल दीजिए, ऐसे करके नाम कर दीजिए इसको। जब हम सभी को जोड़ देंगे ऐसे करके, सबको जब जोड़ देंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, तो उनको जब हम जोड़ देंगे तो वो जो जोड़ के हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा होगा फ्लक्स, टोटल बॉडी से जितना फ्लक्स लिंक है वो होगा। अब इस जोड़ने को ऑपरेशन को हम लिखते कैसे, हम ऐसे नहीं लिखते उसको, ठीक है, जैसे लिखते हैं मैं वो लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये डी फाई ये सारे, इन सभी को हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है, इतना भी आप ध्यान रखिए। तो इस बॉडी से जो फ्लक्स लिंक है वो किसके इक्वल होगा, इस जो बॉडी में के किसी भी एलिमेंटल रीजन से जो फ्लक्स लिंक था उन सभी को जब हम ऐड कर देंगे, हर एक एरिया के लिए, हर एक एलिमेंटल एरिया के लिए सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारी पूरी बॉडी का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम जोड़ेंगे कैसे वो आगे देखते हैं। तो डी फाई की वैल्यू क्या थी, डी फाई की वैल्यू आप कह सकते हैं ये वाली दोनों वैल्यू है। तो अगर हम देखें फाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू ये रही, तो इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, जो नोटबुक के यहाँ लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो जब हम सभी को जोड़ देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा जो बॉडी से लिंक है, राइट। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप आगे भी लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू पुट करके। फाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला आप कभी यूज करेंगे, लिख सकते हैं आप, when surface is non यूनिफॉर्म, ठीक है। जब सरफेस नॉन यूनिफॉर्म होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब अच्छा एक चीज और है, अभी तो आप वैसे 11th में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, लेकिन इंटीग्रेशन में भी हो सकता है कि आपने मतलब बहुत अच्छे से स्टडी अगर नहीं किया हो तो इंटीग्रेशन आपके लिए एकदम नया हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हम
बेसिक से चलेंगे इसके साथ भी, सारी चीजें हम बेसिक से करते हैं, तो इंटीग्रेशन को भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको बता दूंगा। एज सच मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस से उनको आपको सिखा दूंगा, आप सीख जाएंगे आराम से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उनको। तो ये था आपका फ्लक्स। अब आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ कुछ हमने बात की थी इससे रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड हम सारी चीजें कर चुके हैं। अब कुछ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये क्वेश्चन अभी खुद से कर लेंगे, इसलिए मैं इसको क्लास में करा रहा हूँ। फिर इस टाइप के या थोड़े रोटेट भी हो जाएंगे तो आप इजीली उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप जानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जो एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है ये। तो सॉल्यूशन आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू हमको दे दी है E इज इक्वल टू इतना। तो जो कुछ भी आपको दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके बारे में लिख दीजिए E इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दे रखी है, 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्या है आपको पता होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं आई कैप। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमको दे रखी है हम उसको देख सकते हैं कि कैसे, किस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ आई कैप हमको बोल रखा है। आई कैप यानी कि किस डायरेक्शन में होगी, आई कैप मतलब वो ऐसे होगी कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतनी चीज हम समझ गए हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का फ्लक्स कितना होगा, आगे बता रहे किस एरिया के साथ, थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऑन अ साइड, उस साइड में, हुज प्लेन इज, जिसका प्लेन है वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। वाईजेड प्लेन क्या है ये देखिए, ये रहा एक्स। अब देखिए प्लेन क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक फिलहाल के लिए आप जेड एक्सिस को भूल जाइए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो एक्स वाई एक्सिस जहां जिस प्लेन में लाई करे उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो सिमिलरली वाईजेड प्लेन आपका क्या हो जाएगा, वाईजेड प्लेन आपका ये वाला होगा, जैसे कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये वाला, ये हो गया वाईजेड प्लेन, ठीक है। तो वाईजेड प्लेन ये रहा। सिमिलरली आप सोच सकते हैं एक्सजेड प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन जो होगा आपका ये वाला, ये होगा एक्सजेड प्लेन। क्वेश्चन ने लेकिन हमको क्या बोला है अभी यूज करने के लिए, क्वेश्चन ने हमको बोला है कि जो स्क्वायर है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। वाईजेड प्लेन के पैरेलल मतलब आपका जो स्क्वायर है वो यहां पर है। अब जरूरी नहीं यहां पर हो क्योंकि पैरेलल बोला है, ऐसा नहीं बोला कि वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाईजेड प्लेन तो आपका ये रहा, ये आपका वाईजेड प्लेन है। अब इस प्लेन के पैरेलल में ये भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी आपका वाईजेड प्लेन के पैरेलल है ना, क्योंकि एकदम आप ये देखिए इसको उठा के आपने इधर कर दिया, पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये वाईजेड प्लेन है, ये वाला प्लेन वाईजेड प्लेन के एकदम पैरेलल है, ठीक है। तो वही चीज है। तो लेट सपोज इसको हम मानते हैं वो स्क्वायर, तो ढंग से ड्रॉ करते हैं, लेट मी इरेज इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसा है। अब हम प्लेन बनाते हैं इस, क्योंकि स्क्वायर बोला क्वेश्चन ने, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बोला जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, यानी कि कुछ ऐसे है वो, राइट। ये ढंग से बन नहीं पाया। चलिए ये प्लेन जो है आपका वाईजेड एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन ने बोला क्या इसके बारे में, कुछ हम साइड भी लिख देते हैं इसकी, कि साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर बोला है। एक बात ध्यान रहे आपको, ये कहीं लिखा हो
और ये कहीं लिखा हो, इनमें बहुत अंतर है। आप समझ पा रहे हैं अंतर? इसमें आप देखिए कि सी कैपिटल है, सी कैपिटल हम किसके लिए यूज करते हैं, कूलम के लिए यूज करते हैं। तो सीएम कहीं लिखा हो मतलब कूलम मीटर, जो कि किसकी ऐसा यूनिट है, आप आंसर करिए इसको, कूलम मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है। और यहाँ जो स्मॉल सी और एम लिखा है ये सेंटीमीटर लिखा है, तो सी पे खासा ध्यान होना चाहिए कि सी कैपिटल है या स्मॉल है। यहाँ पर सी स्मॉल दिया है ऑब्वियसली क्वेश्चन में, आप कैपिटल मत कर दीजिएगा उसको, उसका मतलब कूलम मीटर हो जाएगा। कूलम मीटर आपका डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट होती है, आपको पता रहना चाहिए वो। तो 10 सेंटीमीटर साइड बोली गई है, तो यहाँ पर साइड है 10 सेंटीमीटर की। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स, हमको फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन इतना ही है, आप वापस से देख लीजिए, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन के पैरेलल में है। तो ये रहा स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, तो हमको बताना है फ्लक्स कितना लिंक होगा इससे। तो इजी है क्वेश्चन बहुत। देखिए यहाँ पर आप एक चीज बताइए मेरे को कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, मींस लाइक दिस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, तो आप इसको कह भी सकते हैं एस वेक्टर, है ना। और ई वेक्टर आपका कैसे क्वेश्चन में आई कैप बोल रखा है, तो ई वेक्टर भी आपका इधर है, तो आप एंगल देख के बता सकते हैं ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। मैं काफी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री। तो आप लिख भी सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लक्स पूछा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाइए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो रीजन है वो एकदम यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स जो होगा वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं ई डॉट एस, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये चीज हो गई। फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमको पता है। एस कितना होगा, एस कितना होगा, एस क्या होता है, एस होता है एरिया। तो एरिया इस सरफेस का कितना है, ये सरफेस है क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर। यानी कि एस आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते थे, अदरवाइज यहां भी कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन ने हमको बोला कि फ्लक्स कितना निकालना है ना, फ्लक्स निकालना है हमको, तो आप लिख भी सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे कि पता है हमको लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर मींस लेंथ कितनी देर की 10 सेंटीमीटर, तो एरिया एस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब। अच्छा एक चीज और, आप क्वेश्चन यहाँ पर आपको एसआई यूनिट नहीं दिया, लेकिन आपको एसआई यूनिट में ही उसको निकालना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एसआई यूनिट में ऑलरेडी दे रखा है उसकी वैल्यू, है ना, लेकिन हमको स्क्वायर की साइड एसआई यूनिट में नहीं दिया, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, आप इजीली बता सकते हैं 0.1 मीटर के इक्वल होता है। लेकिन अगर नहीं भी पता आपको तो सेंटी का मीनिंग आपको पता होगा, तो 10 इंटू सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो -2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻, हमने बस सेंटी की वैल्यू पुट किया है यहाँ पर। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, ये हो गया। तो अब क्या है, अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 10⁻⁻1 मीटर उसकी साइड आ गई, इसकी जगह में 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 मीटर इसका स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो एस जो वैल्यू हमको एस की वैल्यू मिलेगी वो होगी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना क्या था, फ्लक्स निकालना था हमको, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा देंगे, ई की वैल्यू क्या है ये, तो ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक चीज आपके मन में जरूर आएगी, अच्छा ये वाली चीज यहाँ से आई है, आपके मन में ये चीज जरूर आएगी कि यहाँ पर ई तो हमको वेक्टर फॉर्म में और हमको आई कैप दे रखा है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में आई कैप जो दे रखा है वो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप देखिए कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला या फिर नीचे वाला।
इस वाले फॉर्मूले में अंतर ये है कि यहाँ पर ई वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ई वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर आप ये वाले फॉर्मूले से आप निकालते, वो जिसको मैं सिखाऊंगा भी, अभी आप खुद से मे भी ना निकाल पाए, तो मैं अगला क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड है कि कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू के साथ भी निकाल सकते हैं। फर्क कितना है, जब आप वैल्यू के साथ निकालेंगे तो आपको थीटा पता रहना चाहिए, जो कि हमको पता भी है। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब अगर आपको थीटा ऐसा ना पता हो, केवल इन ये जो दोनों क्वांटिटीज है वेक्टर फॉर्म में पता है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, थीटा आप जब निकाल चुके हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखिए। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, लिखने के तरीके अलग अलग है। सिचुएशन जो हमसे डिमांड करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम तब वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमने क्या लिखा, ई तो लिख लिया, एस क्या है, एस ये रहा, एस भी लिख लेंगे। तो इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना था ये आप लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में आप वापस से लिखिए, फाई विल बी इक्वल टू 3 into 10⁻³ into 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि ये ऐसा यूनिट भी होती है फ्लक्स की। क्या बचा, कॉस थीटा। थीटा कितना था यहाँ पर 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री लिख दीजिए। इसको ये हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 1 के इक्वल कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 5 विल बी इक्वल टू दिस। तो मतलब इसको आप और कर सकते हैं, मींस यहाँ पर 5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ -2 विल बी इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिखने से बेटर है आप डायरेक्टली लिख दीजिए, 5 विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत इजी था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अब स्क्वायर सेम है, अब हमको फ्लक्स निकालना है। कुछ चेंज किया है क्वेश्चन में, क्या चेंज किया है, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब कह रहे कि अगर वो जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, पहले कितना एंगल बना रहा था, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तब कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री। क्योंकि एरिया वेक्टर एस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों एक डायरेक्शन में तो यहाँ एंगल कितना बना था, 0 डिग्री। लेकिन अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला कि व्हाट इज ए फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर सेम है, मतलब छेड़खानी उसकी साइड के साथ नहीं किया, अभी भी वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन makes a angle makes a 60 डिग्री एंगल विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, पहले x एक्सिस के साथ में कितना बनाता है 0 डिग्री, अब x एक्सिस के साथ में बना रहा है 60 डिग्री। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि लेट सपोज ये हमारा प्लेन है, वापस से ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज की नहीं हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आपका वैसे ही है एक्स एक्सिस के ड्रॉड। तो छेड़खानी किसके साथ की है, एरिया वेक्टर के साथ की है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको कि एरिया जो हो जाएगा वो 60 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस, मीन्स आपका कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ जो इसका नॉर्मल आएगा वो ये रहा। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये बोला है क्वेश्चन में, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है, राइट। अब फ्लक्स निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे ये भी बहुत इजी है। देखिए बी पार्ट है क्वेश्चन का, यहां पर फाई विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, ई। अच्छा एक चीज और, ई एस कॉस थीटा फॉर्मूला अभी भी हम यही वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि ये देखिए यहाँ पे वो 60 डिग्री बना रहा है, ये वाला भी इसके साथ भी 60 डिग्री। कोई सा भी आप इस रीजन में, कोई सा भी इस एरिया में कोई सा भी आप वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा वो 60 डिग्री ही बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो हमको ये तो पता है कि थीटा हमेशा सेम आना है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। तो ये फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई विल बी इक्वल टू ई कितना है, ई तो हमारा वही था 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन
पर कूलम इंटू एरिया भी वही था 10⁻², 10⁻², मीटर स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है हाफ, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया 1.5, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतना सा आता है, कुछ था नहीं इसमें। ओके, तो ये आपका एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो आपको डायरेक्टली यहाँ आप देख पा रहे थे कि यहाँ 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम वो वाला केस लेते हैं जब आपको एंगल ना पता, आपको पता हो ये वाला, आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़े, तो वैसा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है the electric field in a certain region of space is this। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कितनी है? तो सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है, E वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इट? आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, तो देखिए जो हमने 3 लाइन पढ़ी उससे जितना भी डेटा हम निकाल सकते थे हमने निकाल के लिख दिया। मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो आप तरीके के हिसाब से चलिए तो इजीली क्वेश्चन हो भी जाएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आपको ड्यू टू, मतलब फ्लक्स निकालना तो हम लिख सकते हैं फाई कितना होगा ये निकालना है, ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से, जो ये फील्ड है उसकी वजह से, ओवर एन एरिया ऑफ, एरिया आपको दे रखा है एस की कुछ वैल्यू दे रखी है 2i कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो हमको निकालना है फाई निकालना है, और ई और एस दे रखे हैं। आप सोचेंगे यहाँ पर थीटा निकाले, जो कि निकाल भी सकते हैं आप थीटा, पर उसकी जरूरत ही नहीं है। थीटा यहाँ थीटा हमको दिया नहीं है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा हमको डायरेक्टली दिया नहीं है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे जिसमें हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो कैसे होगा? अगेन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप तुरंत सॉल्व कर दे, क्योंकि आपको वेक्टर का मे भी बहुत अच्छा नॉलेज ना हो। तो आप क्वेश्चन के थ्रू सीखिए, तो क्वेश्चन के थ्रू आप सीखेंगे। तो यहाँ पर हमको फाई निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फाई का फॉर्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस है, यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा? ई डॉट एस, यानी कि ये डॉट ये। अब यहाँ पर आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, वो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया। पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, इंटू 10⁵5 न्यूटन पर कूलम डॉट, ये डॉट क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पर क्या है? एरिया वेक्टर, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये डॉट बोला। अच्छा एक चीज और, ये जो डॉट बोला यहाँ पर, ये वाली चीज तो स्केलर है, ये और ये इसके ऊपर तो वेक्टर नहीं आ रहा, तो उसको हम एक तरफ कर देते हैं, और बाकी की चीजें जो वेक्टर जो जिसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना उनको एक तरफ करते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, इसको लिख दीजिए, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज हम एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर डॉट ये वाली चीज जो यहाँ है एस वेक्टर माइनस जे कैप, इनका हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों, ये जो डॉट है वो ऐसे नहीं है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, डॉट प्रोडक्ट दिखाता है, जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। और बाकी की चीजें इंटू 10⁵5 न्यूटन पर कूलम इंटू क्या बचा? अब यहाँ स्केलर के बीच में आप डॉट लिखिए या मल्टीप्लीकेशन लिखिए, वो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। तो 10⁻⁻² मीटर
स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये वाली चीज तो हम निकाल लेंगे अभी। अब है आपको सीखना है ये, तो ये कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए ये है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्वांटिटी ये रही, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच में जो प्रोडक्ट है वो है डॉट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमको नीड है डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने की, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ये जो भी वेक्टर्स होते हैं बच्चों, इसमें आप तीन यूनिट वेक्टर देख सकते हैं। यहाँ पर जनरली आप तीन ही देखेंगे हमेशा। तो आई कैप इधर है, इधर भी मे बी होगा, अब जरूरी नहीं कि इधर अगर है तो वो जरूरी से जरूर इधर भी होगा। आई जे के, इधर आई जे के है, इधर है केवल आई और जे, के नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कैसे देखेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर जो आपको करना क्या है मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं करके दिखाऊंगा। जो एक वेक्टर का, यानी कि एक वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ, दूसरा वेक्टर इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोलने जा रहा हूँ। एक वेक्टर का आई वाला जो भी कंपोनेंट है उसको दूसरे वेक्टर के आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि क्या बोला मैंने, ये बोला कि ये वाला आई वाला कंपोनेंट है उसको दूसरे वेक्टर के आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है दूसरी जगह आई तो जीरो आ जाएगा आपका, क्योंकि उधर तो जीरो आई है, किसी भी चीज को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलना है आपको। तो अभी जो मैंने बोला उसको करके दिखाते हैं। यहाँ 5 आई कैप था और इधर आई, हमने एक चीज और हमने कंसीडर क्या किया, अभी हम आई के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आई जे के तीन यूनिट वेक्टर होता है, पहले आई को लेते हैं। यहाँ पर आई है तो इधर आई का क्या है 2 है, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 5 आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वही हम लिखेंगे डॉट 2 आई, आई वाला हो गया। अब ये प्लस का सिंबल है तो आप इसको प्लस लिख दीजिए, राइट। यहां पर प्लस, अब आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है, के का के साथ करना है। अगर कुछ नहीं है उस तरफ तो यानी कि कुछ नहीं है तो जीरो है, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो ही मिलना है आपको। तो यहां पर आई का तो हो गया, अब हम करेंगे जे का। तो 4 जे कैप, जे का किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे, साइन आपको जरूर से जरूर लेना है। तो यहां पर डॉट क्या हो जाएगा, ये क्या है माइनस जे, है ना, माइनस जे है, ये चीज हो गई। अब जे भी हो गया, आई भी लिख लिया हमने, जे भी लिख लिया, अब हम लिखेंगे के। के लिखना है हमको तो ये वाली चीज लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 4J लिखा, बस 4J ही नहीं लिखा, 4J के आगे जो साइन था वो भी हमने यहाँ लिखा, राइट। तो वही चीज अभी हम करने वाले हैं कि अब हम लिखेंगे 4K, मतलब के वाला पार्ट लेंगे। के बस ऐसे नहीं लिखेंगे, जो पूरा साइन के साथ है वो लिखेंगे। तो -4K कैप, और इधर एक वेक्टर का तो के हमने ले लिया, दूसरे वेक्टर का के लेंगे। तो यहाँ के दिख रहा है आपको, कुछ के नहीं दिख रहा, इसका मतलब के कितना है यहाँ पर जीरो है, तो उसको डायरेक्टली लिख देंगे जीरो। गॉट इट, बस इतना आसान है। ये जो मैंने किया इस स्टेप से इस स्टेप में मैं जो गया और जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप एक एक वर्ड पकड़ लीजिए, एक एक वर्ड समझ लीजिए अच्छे से। आप डॉट प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन है इजीली कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करना हो, इस सिचुएशन के हिसाब से कह रहा हूं मैं। तो ऐसे जितने भी डॉट आपको मल्टीप्लिकेशन करना आप इजीली कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको आगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक चीज आप और देख लीजिए। एक चीज आपको ध्यान रहे बच्चों, लिख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए आप कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जे डॉट जे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। के डॉट के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे एक चीज और आप लिख सकते हैं नोटबुक के ऊपर ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डॉट जे अगर आप करेंगे तो आपका आएगा जीरो, आई डॉट के जब आप करेंगे तो वो भी आएगा जीरो, जे डॉट के जब आप करेंगे तो वो भी आएगा जीरो। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा 1 आएगा। आई का आई के साथ लिया तो 1 आ जाएगा, जे का जे के साथ लिया तो 1 आ जाएगा, के का के साथ लिया तो 1 आ जाएगा। लेकिन अपोजिट के साथ ले, मतलब कि जो उसके परपेंडिकुलर है,
है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट ले तो हमेशा 0 ही आना है, वो ध्यान रही चीज, ठीक है। तो ये दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसको फिलहाल मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हमको मिला, 5 × 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ जो नंबर है उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, 5 2 10 होता है, तो 10 लिख देंगे हम। 10 क्या बचा, आई डॉट आई बचा, ये बचा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वो अंडरस्टूड है, आई.आई 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके क्या आया, केवल इतना आया। याद रहे ये यहाँ वेक्टर थे, लेकिन हमने जो डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आया, इसमें कोई वेक्टर साइन नहीं दिख रहा होगा आपको, ये केवल एक स्केलर है। इसलिए हमको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है वो हमेशा एक स्केलर नंबर होता है, वो वेक्टर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये 10 था। सिमिलरली इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो j इंटू जे डॉट जे क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो उसको तो हम लिखते ही नहीं है, मतलब j डॉट जे 1 हो जाएगा आपका। मेन फोकस किस पे, 4 इंटू -1 करने पे, माइनस साइन को भूलिएगा मत बच्चों। तो 4 इंटू -1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 क्या आएगा, -4 आएगा। तो -4 ये प्लस था और -4, तो आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका -4 ही हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अब इसके साथ क्या है, के, यहाँ तो के है ही नहीं, तो 0 ही है, तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं इसको आगे। तो 10 - 4, तो ये आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 10 - 4 इक्वल टू 6। तो 6 इसकी यूनिट नहीं भूलनी आपको। और एक चीज और, ये चीज भूल मत जाइए आप कि ये वाली चीज भी लिखनी है, राइट। ये सॉल्व करके क्या आएगा, 10⁻, इधर था 5, ये भी 10⁻, बेस ऐड है तो पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 5 - 2, और यूनिट भी आपको साथ साथ लेते हुए चलनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब सेम चीज यहाँ भी रिपीट होगी, 10⁻, ये हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉट इट। तो ये जो आपका है फ्लक्स वो इतना है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आप इसमें भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक काम करता हूं मैं यहीं पर वैल्यू चेंज कर देता हूं। ओके, ये होमवर्क है आपका। यहां जो वैल्यू है वो है 7i कैप -8j कैप, दैट्स इट। ओके, 7i कैप -8j कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये आपके देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, क्या है ये, किस चीज की वैल्यू है वो देख लीजिएगा। कैलकुलेट द फील्ड ओवर ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ रीजन। एरिया की भी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। एरिया जो है वो है 2j कैप -4k कैप, -2j कैप -4k कैप। ओके, माइनस साइन भी 2j के सामने, याद रहे, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, ये इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने ये वैल्यू चेंज कर दिए। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये इसको आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो अभी के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे गॉस लॉ। ओके, थैंक यू सो मच।